हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मैं स्फेरिकल मिरर पर बनाने जा रहा हूं और स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम फिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी करेंगे। मेरी कोशिश है कि सारी प्रॉपर्टीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं ताकि तुम उसे प्रॉपरली समझ के उसका एप्लीकेशन जब चैप्टर के दूसरी जगह पर आएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो स्टूडेंट इस उम्मीद के साथ आए हैं कि 1 घंटे में उनका सारा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा तो मेरा सिर्फ एक टॉपिक में लगेगा। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें भी बताऊं जिससे तुम्हें कि कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प मिले। और मैं तुमसे भी कहूंगा कि जब तुम एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो उसे क्लोजली ऑब्जर्व करो, उस पर सोचते रहो और चीजों को याद रखने की कोशिश करो, तभी तुम उसका एप्लीकेशन दूसरी जगह पर कर पाओगे। और अगर कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अब हम अपना टॉपिक स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्फेरिकल मिरर होगा क्या, क्योंकि उस डेफिनेशन के बेसिस पे ही जो हमारे टाइप्स ऑफ मिरर है कॉन्केव और कॉन्वेक्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो जैसे नाम से ही है स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, मतलब ये किसी स्फेयर का पार्ट है। तो a mirror which is a part of hollow sphere, which is one side is polished and other side is reflecting surface, is called spherical mirror. And the type of curvature possessed by reflecting surface decides the type of the mirror. Whether it is concave mirror or convex mirror will depend on the type of reflecting सरफेस इन स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कर्वेचर कैसा है, उस पे ही कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर डिसाइड होता है। अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों टाइप के मिरर को स्फेरिकल मिरर से रिलेट करता हूं। तो ये मेरा एक स्फेरिकल सरफेस है जो डैश डैश से मैंने दिखाया है, जिसके सरफेस जो है वो शाइनी है, दैट मींस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस डार्क लाइन से मैं पोर्शन दिखा रहा हूं, ये पोर्शन मैं काट के अलग कर लेता हूं। अब इस पोर्शन को अगर मैं काट के अलग कर लूं तो ये पोर्शन मुझे इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे। अब अगर मैं इसका एक साइड पॉलिश्ड कर दूं, तो सपोज मैं इसका ये वाला साइड पॉलिश्ड कर दूं, जो साइड बल्जिंग आउटवर्ड है, बल्जिंग आउटवर्ड वाला जो है, उठा हुआ जो पार्ट है, उसको मैं अगर मैं पॉलिश्ड कर दूं, तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो केव्ड पार्ट होगा, धंसा हुआ पार्ट होगा। तो क्योंकि केव्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसलिए हम इसको कॉन्केव मिरर का नाम देते हैं, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, वो केव्ड पार्ट है। और इसी में अगर मैं केव्ड पार्ट को पॉलिश कर दूं इस तरह से, और जो बल्जिंग आउटवर्ड वाला पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है, उधर के सरफेस को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखूं, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि जो उठा हुआ पार्ट है, मतलब इसको कॉन्वेक्स पार्ट कहते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो है मेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। क्लियरली ये स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इन दोनों को स्फेरिकल मिरर हम कहते हैं। तो इस तरह से दोनों मिरर को हमने डिफाइन कर दिया है। अब हम अपनी स्टडी को कंसंट्रेट करेंगे कॉन्केव मिरर पर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर क्या है, जब लाइट कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, स्टडी है और इंफॉर्मेशन है, पहले हम कॉन्केव मिरर के लिए करेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। तो पहला हम स्टडी करते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर की स्टडी करने के लिए हम कॉन्केव मिरर के कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा?
द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द कॉन्केव मिरर इज पार्ट ऑफ। जिस स्फेरिकल सरफेस का ये कॉन्केव मिरर पार्ट है उसका सेंटर कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो कॉन्केव मिरर का पार्ट है वो किसी स्फीयर से ही आता है, तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर को अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं ऐसे करके, अगर उस स्फीयर को रिप्रेजेंट कर दूं तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा ये कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है? ये समझ आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोल। पोल क्या होता है? तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर। Geometrical center of the reflecting surface of the concave mirror is called pole। ये जो कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये जो उसका मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर पॉइंट होगा, तो उसी को मैंने ज्योमेट्रिकल सेंटर बोला है, तो इसको हम नाम देंगे पोल। तो इस तरह से हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल कॉन्केव मिरर के लिए डिफाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उसको हम इस कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब जो सी है वो इस स्फीयर जिसका कॉन्केव मिरर पार्ट है उसका सेंटर है, और ये जो पी पॉइंट है वो कॉन्केव मिरर मतलब स्फीयर पे है। पी से सी का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। बेसिकली इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज पार्ट ऑफ, ये भी हम उसे कह सकते हैं क्योंकि कॉन्केव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है ये उसका रेडियस बन रहा है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफाइन करते हैं, फोकस। तो फोकस क्या है उसको देखते हैं। तो फोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके टर्म्स में हम कॉन्केव मिरर की सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो फोकस क्या होगा? तो ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिकली ये जो पैरेलल लाइट रेज हम लेंगे दे आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम उन्हीं लाइट रेज को लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है। ऐसा क्यों? तो वो बाद में कॉन्सेप्ट आएगा, उसका अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो बेसिक डेफिनेशन तो तुम सीधा सा याद रख सकते हो कि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम ले रहे हैं। एक्चुअल केस में जो है वो आगे जाके तुम देखोगे कि ये जो पैरेलल लाइट रेज लेते हैं फोकस को डिफाइन करने के लिए वो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। क्यों? वो बाद में देख लेते हैं। ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर converge at a point, collect at a point. This point of collection of the reflected rays is called focus of the concave mirror. तो फोकस क्या हुआ? जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट होती हैं, कलेक्ट होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, और उस कन्वर्जिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कॉन्केव मिरर का फोकस। ठीक है, अब उसको डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ज होता है। ध्यान से देखना, यहां पे मैं विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बुक्स में नहीं है, इसलिए यहां पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से देखना क्योंकि ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो मैंने एक लाइट रेज ये लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइट रेज जाके
कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए ये क्या हुआ, कॉन्केव मिरर के लिए इंसिडेंट रे हुआ। और जिस पॉइंट पे वो कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक करता है उसको हमने क्या नाम दिया था, याद होगा तो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखो हो क्या रहा है इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल रिटर्न बैक। अब रिटर्न कैसे होगा, तो रिटर्न होने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से जाएंगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन, नॉर्मल। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का ऑब्जर्वेशन करना है तो तुम्हारे पास पहले तो नॉर्मल होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब नॉर्मल क्या होता है, तो क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है तो स्फेरिकल सरफेस पे हम देखते हैं कि नॉर्मल उस केस में क्या होगा। बेसिकली स्फेयर तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो बोर्ड पे उसे बनाना डिफिकल्ट है, तो हम सिंपल समझने के लिए रे डायग्राम में उसे सर्कल की तरह दिखा देते हैं। तो सर्कल में जो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है वही स्फेयर में भी होगा। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको हम नॉर्मल बोलते हैं, तो नॉर्मल बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कर्व्ड सरफेस के लिए कि कर्व्ड सरफेस के किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल होगा। इसका मतलब जैसे मैं यहां पे बताता हूं, तो यहां पे देखो नॉर्मल कैसे डिफाइन होगा। टेंजेंट तो कर्व्ड सरफेस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो मान लो ये वाला पॉइंट है जहां पे मैं टेंजेंट बनाना चाह रहा हूं और मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ये इस पॉइंट टी पे, ये जो पॉइंट टी है उस पे टेंजेंट वाली लाइन है। अच्छा, ये टी क्या हुआ, इस टी को हम नाम देते हैं कांटेक्ट पॉइंट। कांटेक्ट पॉइंट क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो टी को हमने क्या बोला, कांटेक्ट पॉइंट। तो एट द कांटेक्ट पॉइंट a line which is perpendicular to tangent is called normal। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो तो ये इस कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब याद करो सर्कल का कॉन्सेप्ट जो तुमने मैथ्स में पढ़ा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो रेडियस जो होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो अलोंग द रेडियस ही होगा, मतलब हम उसको रेडियल लाइन भी बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस के लिए जो नॉर्मल लाइन होती है वो बेसिकली रेडियल लाइन होती है, मतलब वो उस कर्व्ड सरफेस के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से पास होगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल जो है अलोंग द रेडियल होगा, ये जो नॉर्मल है वो अलोंग द रेडियल होगा, मतलब वो इस स्फीयर के सेंटर से भी पास होगा। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बता दिया कि जो नॉर्मल लाइन होती है किसी कर्व्ड सरफेस पे वो रेडियल लाइन होती है, मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और यही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज करते हैं। तो ये क्या है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल कैसा होगा, इस नॉर्मल कैसा बनेगा इस पॉइंट पे, तो जो नॉर्मल होगा इस कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, मतलब जो नॉर्मल होगा वो सी से पास करेगा। तो सी और ये जो पॉइंट है इसको मैं ए ले लेता हूं, तो ए और सी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, डैश डैश से मैं दिखा रहा हूं, ए और सी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है बेसिकली यही लाइन नॉर्मल होगा, क्योंकि ये लाइन अलोंग द रेडियल है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो भी लाइन अलोंग द रेडियल होगा वो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बता चुका हूं। तो इस तरह से मैंने नॉर्मल डिफाइन कर लिया। तो ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ
इस पॉइंट पे। तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाते हैं फिर हम? तो रिफ्लेक्टेड रे हम बनाते हैं कि नॉर्मल से दूसरी तरफ मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की दूसरी साइड होगा, अपोजिट साइड में होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे ड्रॉ होगा? वो नॉर्मल के दूसरी तरफ ड्रॉ होगा और उतने ही एंगल, और नॉर्मल से वो भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो नॉर्मल से उतना ही एंगल बना रहा है जितना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, तो वो रिफ्लेक्टेड रे डिफाइन कर देगा। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे, और आई और आर इक्वल होता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से पास होता है। अब एक और रिफ्लेक्टेड रे लेना होगा। अब सिंपल केस में एक और लाइट रेज लेता हूं जो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, और वो यहां से दिखाता हूं। मतलब पैरेलल रे इस तरह से मिरर पे आ रही हैं। तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, यहां पे भी ले सकता हूं, यहां पे भी ले सकता हूं, यहां पे भी। तो सबसे सिंपल केस में यहां पे ले लेता हूं। तो इसी तरह से ये इंसिडेंट रे हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, और जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे बताया था वही कॉन्सेप्ट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए भी वैलिड होगा। और अगर वैसा ही लगाए हम तो यहां पे भी जो रिफ्लेक्टेड रे बनेगा इस तरह से बनेगा, और ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस में जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और ये किसी भी दो पैरेलल रे के लिए ट्रू होगा। तो जितने भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद will collect at a point on the principal axis, and this point is called focus। तो इसको हम कहते हैं फोकस। तो अगेन याद करो, डेफिनेशन क्या हो गया? ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर विल कलेक्ट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। तो इस तरह से हमने फोकस डिफाइन कर दिया। अच्छा, ये फोकस कैसा होगा? तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में आके यहां पे मीट कर रही है, दे आर कलेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट को हमने क्या बोला था? क्योंकि ये इमेज की तरह काम कर रहा है तो हमने क्या डिफाइन किया था इमेज के लिए? दो तरह के इमेज डिफाइन किए थे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे एक्चुअली में मीट करता है वो पॉइंट रियल इमेज होगा। जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग फॉर्म में होते हैं तो वो एक पॉइंट से आते हुए लगते हैं। बेसिकली वो आते नहीं है बट appears टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, तो उस केस में वो वाला पॉइंट वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो यहां पे देखो, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट कर रहा है, इसको हमने फोकस नाम दिया है। तो फोकस कैसा होगा? कॉन्केव मिरर का जो फोकस होगा वो रियल फोकस होगा, वो रियल होगा, क्योंकि यहां पे एक्चुअली में लाइट रेज मीट कर रही हैं। और क्योंकि वो एक पॉइंट की तरफ इकट्ठा हो रही, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर कन्वर्जिंग रे। इसी को हम कन्वर्जिंग रे भी बोलते हैं। तो बेसिकली कॉन्केव मिरर क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और इसीलिए कॉन्केव मिरर का एक दूसरा नाम हो गया कन्वर्जिंग मिरर। तो अगर तुमसे ये पूछ दे कन्वर्जिंग मिरर क्या है, तो जो कॉन्केव मिरर है वही कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्यों है कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि लाइट रेज, कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है? लाइट रेज को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर रहा है। फोकस हमने डिफाइन कर दिया। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब यहां पे हम रिलेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। तो वो रिलेशन क्या होगा? तो ज्योमेट्री से हम ये रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले ऑब्टेन करते हैं। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालने के लिए मैं यहां पर एक अलग से एक नया डायग्राम बनाता हूं। ये कॉन्केव मिरर है जिसका ये वाला जो आउटवर्ड पोर्शन है वो पॉलिश्ड है और इनवर्ड पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा पोल है।
हमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन डेवलप करना है, मतलब पीएफ और पीसी में रिलेशन निकालना है। तो एक सिंपल सा जो रे लेता हूं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगा वो देखो वो कहां किस पॉइंट से जाएगा, फोकस से जाएगा, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे कट करेगा। तो मैंने एक लाइट रेज लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहां पर हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्टेड रे किससे पास होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से ही पास होगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है जो फोकस से पास हो रहा है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे लाइट रेज कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक कर रहा है वो पॉइंट मैंने टी लिया, और सी टी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब यहां पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करते हैं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं थीटा लेता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, और जब दोनों इक्वल होते हैं तो एक थीटा है तो दूसरा भी मैं थीटा ले सकता हूं। तो जो लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, और ये जो टीसी वाला लाइन है उसको अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ट्रीट करूं तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। और इसी केस में मतलब जब ये लाइट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल था, और उस केस में टी और एफ को अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन ट्रीट करता हूं तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इस लाइन से लाइट रे वाली लाइन है उससे कितने का एंगल बना रहा है, 2 थीटा। तो वो दूसरी तो वो अदर साइड प्रिंसिपल एक्सिस से भी 2 थीटा एंगल बनाएगा। तो अगेन लाइट रेज और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइन लू, टीएफ को ट्रांसवर्सल लाइन लू, तो जो ये वाला एंगल 2 थीटा है तो इधर से ये वाला एंगल भी हमारा 2 थीटा होगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जैसा कि मैंने इनिशियल डेफिनेशन में भी बताया था कि प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए जो लाइट रेज होते हैं वो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया जाता है। तो कॉन्केव मिरर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन लाइट रेज के लिए परफेक्टली वैलिड है जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइट रेज होते हैं उनको पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। तो पैरा एक्सियल रेज के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम करेक्ट है, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट है हम पैरा एक्सियल रे को एज्यूम करते हुए ही डेवलप करते हैं। तो ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअली में प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है। और दूसरा इसमें हम ये भी एज्यूम करते हैं कि कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज वेरी स्मॉल, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काफी बड़ा है। तो ये दो चीजें कॉन्केव मिरर में एज्यूम करके हम अपना सारा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। एक क्या कि जितनी भी लाइट रेज है वो क्लोज टू द एक्सिस है, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जिनको हम पैरा एक्सियल रे कहते हैं वो है। और दूसरा जो कर्वेचर है कॉन्केव मिरर का वो काफी स्मॉल है। अब ये दो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बाकी सारा कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं। तो टी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं और इस पॉइंट को मैं एम का नाम देता हूं। अब अगेन यहां पे हम सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे, सिंस कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज वेरी स्मॉल एंड लाइट रे इज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर एम एंड पी पॉइंट विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतने क्लोज कि हम उनको एक ही पॉइंट मान सकते हैं। तो ये जो है अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे कि एम और पी एक ही पॉइंट है, कि लाइट रेज अगर क्लोज टू एक्सिस है और कर्वेचर काफी स्मॉल है तो ये जो एंगल बनेगा ये बहुत ही छोटे होंगे। तो इस तरह से ये एजम्पशन करके हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब ट्राइंगल टीएमएफ में हम देखते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan 2 थीटा जो है वो टीएम बाई एमएफ होगा, और क्योंकि m और p को हम सेम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं तो m की जगह मैं p रख देता हूं, तो TP बाय PF होगा, और ये PF जो है हमारा फोकल लेंथ है। अगेन जैसे मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे थीटा
यहाँ पर जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल। और जब थीटा काफी छोटा होता है, काफी छोटा मतलब कितना, मतलब 10 डिग्री से कम हो, इवन 20 डिग्री से भी कम हो तो भी चलेगा। तो जब थीटा काफी छोटा होता है तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू और जो थीटा की वैल्यू है वो लगभग सेम होती है। और उस केसेस में क्या होगा कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, टेन थीटा की वैल्यू होगी और थीटा की जो वैल्यू रेडियन में होगी, ये तीनों लगभग सेम आते हैं। अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखोगे तो ये तीनों वैल्यू जो होगा वो लगभग सेम होते हैं 20 डिग्री से कम एंगल के लिए, 10 डिग्री से कम एंगल के लिए बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर तुम थीटा को 0 रख दो, अगर तुम थीटा को 0 रेडियन या 0 डिग्री रख दो तो साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है और थीटा 0, तीनों इक्वल आ गए। अब धीरे धीरे एंगल चेंज अगर होगा तो वैल्यू में बहुत ही कम फर्क आता है, इतना कम कि हम उनको इक्वल मान सकते हैं। तो 20 डिग्री से नीचे, और इस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ले तो 10 डिग्री से जो नीचे है, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। बस ये ध्यान रखना, यहां पे थीटा तुम्हें रेडियन में रिप्रेजेंट करना है। जैसा मैंने बोला कि ये एंगल काफी स्मॉल है तो tan 2 थीटा को मैं 2 थीटा के इक्वल रख सकता हूं इस फॉर्मूले से। तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू टीपी अपॉन पीएफ। और इसी तरह से ट्राइंगल टीएमसी में, टीएमसी में अगर हम देखें तो हमारे पास होगा tan थीटा इक्वल टू टीएम बाय एमसी, और m को हम p पॉइंट लिख सकते हैं तो टीपी बाय पीसी, और पीसी ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। अगेन क्योंकि एंगल काफी छोटा है तो tan थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टीपी बाय पीसी। और इस तरह से ये जो दो इक्वेशन आ गया, अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, थीटा और थीटा कट गया, यहां पे टीपी कॉमन टर्म है वो कट जाएगा, पीएफ और पीसी में रिलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। तो 2 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू टीपी बाय पीएफ इंटू, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, तो इंटू पीसी बाय टीपी, और इस तरह से टीपी टीपी कट गया तो ये होगा पीसी बाय पीएफ। तो ये थीटा और थीटा कट गया तो 2 इज इक्वल टू आ गया पीसी, पीसी हुआ हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और पीएफ हुआ हमारा फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे भी ध्यान रखना क्योंकि जैसे तुम आगे पढ़ोगे वहां पे फोकल लेंथ में हम उसकी डायरेक्शन का साइन भी लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड डाल देता हूं, क्योंकि फोकल लेंथ में आगे पढ़ोगे कि डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है और इसकी वजह से प्लस माइनस लगता है, तो मैं यहाँ पे मॉड डाल देता हूं, मतलब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं, तो दोनों में मैंने मॉड डाल दिया। तो इस तरह से मेरे पास रिलेशन आ गया R इक्वल टू 2F। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। अब कॉन्केव मिरर का जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? तो बेसिकली जैसे स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो कॉन्केव मिरर है वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। तो सिंपल रे डायग्राम बनाने के लिए हम कॉन्केव मिरर को इस तरह से एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व्ड लाइन से। लेकिन एक्चुअली में कॉन्केव मिरर 3D फिगर है जिसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है तो वो बेसिकली लाइन की तरह नहीं होगा बल्कि उसके अंदर हॉलो स्पेस भी होगा। इसका मतलब हुआ कॉन्केव सरफेस का जो एज है वो सर्कुलर फॉर्म में होगा और लाइट इस सर्कुलर फेस से एंटर करेगा और कॉन्केव मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस पे स्ट्राइक करेगा। तो जो लाइट कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक करता है वो बेसिकली इस सर्कुलर सरफेस से इंटर करता है। तो कॉन्केव मिरर के इस सर्कुलर फेस का जो डायामीटर होता है, मतलब ए से बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ, इसी को हम एपर्चर बोलते हैं।
तो बेसिकली अपर्चर क्या बताता है? अपर्चर कॉन्केव मिरर के सर्कुलर फेस के साइज को बताता है, मतलब दूसरे वर्ड में वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइज को भी बताता है। ये बताता है कि कितना लाइट उसमें एंटर कर सकता है, क्योंकि जो लाइट सर्कुलर सरफेस को पास करेगा वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके एंटर करेगा। तो इस तरह से कॉन्केव मिरर के सर्कुलर सरफेस का जो डायामीटर है उसको हम एपर्चर बोलते हैं, जो कि कॉन्केव मिरर के लाइट गैदरिंग कैपेसिटी को बताता है। इस तरह से हमने कॉन्केव मिरर की सारी प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है, और अब इस बेसिस पे हम कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और यही सारी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर में भी डिफाइन होती है। तो उसको जब कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी करेंगे तो उस समय ही बता दूंगा।